हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग 5। अगले दिन रूह तैयार होकर निकल चुकी थी सिंघानिया ग्रुप की बिल्डिंग की ओर जाने के लिए, जिधर अधिराज की मेन ऑफिस थी। अनवी अभी सो रही थी तो रूह इसके लिए मैसेज छोड़ के निकल गई। वहीं देर रात तक अपना प्लान तैयार करने के बाद अधिराज और रुद्र भी उठ चुके थे। रुद्र तैयार होकर नीचे आया। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और अधिराज के साथ दोनों कंपनी के लिए निकल गए। अभी वो बीच ही रास्ते में थे कि रुद्र का फ़ोन बजा। उस कमीने की तो दूसरी ओर से कही गई बात सुन के रुद्र का मूड बिगड़ चुका था। वो वैसे भी थोड़ा बेचैन सा था कल रात से, और आज सुबह सुबह फिर से उसे बैड न्यूज़ मिली थी, जिसे सुन के रुद्र के मुंह से गाली निकल गई। अधिराज, जिसकी आंखें लैपटॉप पर थी, वो आगे बैठे रुद्र की ओर देखकर व्हाट हैपेंड। रुद्र पीछे मुड़कर गुस्से से, वो साला मित्तल अभी भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हमारे गोडाउन में जाकर हमारे माल को नुकसान पहुंचाने के लिए घुसा और हमारे वो बंगलोर वाले माल को खराब भी कर दिया। उसे तो सबक सिखाना ही होगा अच्छे से। आज हमारे लोग ने उसे पकड़ लिया है। ये सुन अधिराज के फेस पर भी गुस्सा आ गया। वो सिर हिला के बोला, ठीक है, तुम जाओ उधर और अच्छे से आज उसे बता ही दो क्या अंजाम होता है हमारी चीज़ों को बिना हमारी परमिशन के छूने का। रुद्र सर हिला के तुरंत गाड़ी रुकवा कर बाहर निकला और उधर से ही अधिराज के उस गोडाउन की ओर निकल गया। वहीं अधिराज वहां से सीधा अपने ऑफिस आ चुका था। आज की मित्तल की बात सुन उसका भी मूड बिगड़ा हुआ था। उसकी गाड़ी आकर उस गगनचुंबी इमारत सिंघानिया ग्रुप एंड कंपनी के पास आकर रुकी। वो अपने कपड़ों को ठीक करके बाहर निकला और तेज तेज कदमों से अपने 50वें फ्लोर की बटन प्रेस करके लिफ्ट में घुस गया। अपने फ्लोर पर आते ही उसने सब और गुस्से भरी नज़र करी। उसे देखकर सारे एम्प्लॉय सिर झुका के काम करने लगे। अधिराज अपने मैनेजर को चिल्लाकर बुलाया। वंश वंश मैनेजर दौड़ता हुआ आया। जी जी सर। अधिराज गुस्से से उसे घूरता हुआ अपने केबिन की ओर तेज कदम से चलता हुआ पूछा, फाइल्स रेडी हो गई है? आज का शेड्यूल क्या है? मीटिंग्स कितनी है? और अब तक कितने लोग एब्सेंट हैं ऑफिस में? वंश उसके पीछे तेजी से चलता हुआ, जी सर, फाइल सब रेडी है, बस मिस पूजा का काम बाकी रह गया है, क्योंकि फायर हर। अधिराज अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ तेज आवाज में बोला। ये सुन वंश हैरानी से, लेकिन सर, उनके पापा डोंट वांट एनी एक्यूज, फायर हर अदरवाइज आई विल फायर यू, डू यू अंडरस्टैंड? अधिराज गुस्से से उसे घूर कर तड़क उठा। उसके गुस्से को देख वंश सर झुका के, सॉरी सर, ओके मी अभी उसे बता देता हूँ ये बात। और आपका आज का शेड्यूल है शाम 5 बजे तक का। अभी आपको 9 बजे एसपी कॉलेज की वो विनर गर्ल रूह ठाकुर से मीटिंग है, जिसके लिए आपने ही कल अनाउंस किया था पोस्ट। वो आएगी और उसके बाद आपकी आज 3 मीटिंग है अलग अलग जगह ने। रूह का जिक्र सुन अधिराज थोड़ा शांत हुआ और उसके दिमाग में रूह का फेस नजर आ गया, लेकिन अगले ही पल फिर से गुस्सा भी आया। कल उसे दीप के साथ मुस्कुराते जाते हुए देख के गुस्से से वो अपनी घड़ी में टाइम देखा। 8:19 हो रहे थे। अधिराज ने खुद को शांत किया और वंश को इस बार नर्म आवाज में बोला, ओके, तुम जा सकते हो। वंश सर हिला के अपने इस
गुस्सैल बॉस को देख के बाहर की ओर निकल गया तो अंदर बैठे अधराज ने डेस्क को खोल के रूह की फोटो को हाथ में लेके, इंतजार है तुम्हारा मिस रूह, इतना बोलकर अपना गुस्सा भूल के रूह को देखने लगा। तो वहीं रूह भी ऑटो लेकर निकल चुकी थी द्वीप के बताए एड्रेस की ओर। उसकी ऑटो अभी बीच रास्ते में थी कि अचानक बंद हो गई। ये देख रूह परेशानी से घड़ी में टाइम देखती हुई, भैया क्या हुआ, जल्दी देखो ना, मेरी आज बहुत खास मीटिंग है, लेट हो जाऊंगी मैं, बोलती हुई दीप को कॉल लगाने लगी। लेकिन दीप ने उसका कॉल नहीं उठाया। रूह ने 2-3 बार कॉल लगाई और चिंता से ऑटो से बाहर निकलकर अपने सर पर हाथ रखते हुए इधर उधर चलती हुई फिर से दीप को कॉल लगा ली। लेकिन दीप था कि कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। ये दीप भी पता नहीं क्या कर रहा है आजकल। ये सब लोग भी ना मोबाइल रखते हैं लेकिन मोबाइल का वॉल्यूम बंद करके रखते हैं। जब ज़रूरत होती है तब ये निकम्मे फ़ोन नहीं उठाते हैं। खुद से बोलती हुई वो रास्ते पर अपने ही ध्यान में इधर उधर चलने लगी थी और अचानक से एक तेज आवाज़ से वो चौंकी और अपना फेस सामने करी तो उसके सामने एक गाड़ी खड़ी थी जो कि ब्रेक मारी थी सडनली। और ये देखते ही रूह के दिल की धड़कन फास्ट हो चली। वो आसपास नज़र करी तो वो बीच रास्ते पर आ चुकी थी। खुद से बात करती हुई उसने डर से सामने की ओर देखा तो उधर से गाड़ी में से एक लड़का बाहर निकला और आकर वो सीधा रूह के पास आया। आप ठीक हो, आपको चोट तो नहीं लगी, बोलकर उसके करीब आया तो रूह पलकें झपकाती हुई, जी जी मैं ठीक हूँ, मैं बस वो बात बात में सड़क पर बात करती हुई आ गई और पता भी नहीं चला, यही ना, रूह ने सिर हिला के हाँ कहा। और लड़का ये देख हंसा और बोला, अच्छा हुआ मुझे पता चला, वरना आपकी हड्डियाँ इस वक्त इस रोड पर बिखरी हुई होती और मैं मासूम जेल में सड़ता होता। ये सुनकर रूह उस लड़के को देख, हम आगे से ध्यान रखेंगे, सॉरी, इतना बोलकर वो ऑटो वाले की ओर मुड़ी तो वो लड़का उसे वहीं खड़ा देखने लगा। भैया कितनी देर लगेगी? और मैडम पेट्रोल की टंकी खाली हो गई है, मैं आगे नहीं ले जा सकता आपको, आप कोई और रिक्शा ढूंढ लीजिए, इतना बोलकर वो रिक्शे वाला अपने रिक्शा घसीटता हुआ वापस जाने लगा। लेकिन मैं, अरे सुनिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप, मुझे बीच रास्ते में छोड़कर, बोलती हुई रिक्शा वाले को पुकारने लगी। वो रिक्शा वाला तो चला गया। रूह उदासी से खड़ी में नज़र करी तो उसकी आंखें फैल गई। 8:52 हो रहे थे। हे भगवान, आज मुझे लेट नहीं होना चाहिए, प्लीज़, बोलती हुई सड़क की ओर आई और दोनों ओर देखने लगी तो ये देख वो लड़का उसकी ओर आया और बोला, आप चाहें, आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपको छोड़ दूं। ये सुन रूह उसे अजीब तरह से देखने लगी। ये भांपकर वो लड़का बोला, घबराइए मत, मैं बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। रूह उसे ऊपर से नीचे तक देखी। उसने ऑफिस के कपड़े पहने हुए थे, बालों को जेल से सेट करके पीछे की ओर बनाया हुआ था, आंखों पर रेड गॉगल्स थे और फेस पर हल्की फुल्की बियर्ड थी। खुद को ऑब्जर्व होता हुआ देख लड़का फिर से बोला, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैं शरीफ लड़का हूँ। इतना बोलकर वो अपने सिर पर हाथ रख दिया तो ये सुन रूह मुस्कुरा के सरनामे में हिला दी। कसम मत खाइए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जी, तो फिर चलिए, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। रूह घड़ी में वक्त देखी, फिर से 8:58 हो रहे थे। उसका दिल धक धक भाग रहा था। वो सिर हिलाती न चाहते हुए भी
वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में लड़के ने रूह की ओर देखा और फिर मुस्कुरा दिया। रूह, जिसका ध्यान कभी घड़ी पर तो कभी मोबाइल में था, वो बारी बारी से दोनों को देख रही थी। ये देख लड़का बोल पड़ा, लगता है आपको बहुत जल्दी है कहीं पर जाने की। उसकी आवाज़ में रूह उसकी ओर देखी और बोली, जी, आज जो हमारी पहली मीटिंग है, जॉब मिलने वाली है, उसके लिए जा रहे हैं और आज ही हम लेट हो रहे हैं। इतना बोलकर रूह उदास से उस लड़के को देखी। ये सुन लड़का गाड़ी ड्राइव करते ही बोला, ओह, पहले तो कांग्रेट, और 5-10 मिनट के लेट होने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे नाम बताओ, मेरे से होगा तो मैं खुद आपकी कंपनी के ओनर से बात करके आपकी हालत का बताऊंगा। उसकी बात सुनकर रूह आशा भरी आंखों से बोली, जी, हम जहाँ जा रहे हैं उस कंपनी का नाम सिंघानिया ग्रुप है। ये सुनते ही लड़के के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए और उसने तुरंत रूह की ओर देखा। रूह पलकें झपकाती हुई उसे ही देख रही थी। ये भांपते ही वो खुद को नॉर्मल किया और बोला, ओह, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जानती नहीं आप सिंघानिया ग्रुप के ओनर को। लगता है नहीं जानती, इसीलिए उनके वहाँ जा रही हो। ऐसा सुनकर रूह हैरानी से, क्या मतलब है आपका? लड़का सामने की ओर देखता हुआ दांत पीसते हुए बोला, उस कंपनी का ओनर बहुत ज़्यादा घमंडी, अभिमानी, गुस्सैल और अकड़ू है। उसके नाम से सारे लोग डरते हैं। वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश और बुरा इंसान है। मेरी मानो तो आप मत जाओ उधर, आपके लायक नहीं है वो जगह। लेकिन हमें खुद उन्हीं ने कल अनाउंस करके बताया था कि वो हमें जॉब देंगे। इनफैक्ट हमारी कॉलेज के दूसरे 4 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है कल ही। ये सुनकर वो लड़का रूह की ओर देखा। कुछ पल उसे यूं अपनी ओर देखता पाकर रूह थोड़ी सहम गई। लड़का उसे नज़र हटाकर, आप उसे जानती नहीं हैं, इसीलिए उसकी बात को सच मान रही हैं। मेरी मानो तो अपना विनिंग प्रजल ले आओ सिर्फ। और रही बात जॉब की, तो मैं आपको मेरी कंपनी में जॉब दूंगा। ये वादा है विशेष राय का। ये सुनकर रूह उसे देखने लगी। कुछ पल सोचने के बाद बोली, आपका शुक्रिया जो आपने मेरी हेल्प की और मुझे बताया सिंघानिया ग्रुप के बारे में। लेकिन फिर भी एक बार मैं खुद अपनी आंखों से उन्हें देखकर अपना फैसला लूँगी। शुक्रिया आपकी सलाह के लिए, ऑफ़र के लिए। विशेष ये सुन टेढ़ी मुस्कान किया और बोला, सेल्फ कॉन्फिडेंस गर्ल हो तुम, गुड। इतना बोलकर वो अपना कार्ड रूह को दिया और बोला, फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो इस पते पर आ जाना, मैं अपनी ओर से पूरी हेल्प करूँगा आपकी। रूह मुस्कुरा के कार्ड ले ली और विशेष भी उसे मुस्कुरा के देख के गाड़ी को रोक लिया। सिंघानिया ग्रुप की वो बड़ी गगनचुंबी इमारत के पार्किंग में कितने वक्त बाद आज वो इस जगह आया था। रूह गाड़ी से बाहर निकली और विशेष की ओर आई और उससे कुछ कदम दूर होकर मुस्कुरा के बोली, शुक्रिया मुझे इतनी जल्दी पहुंचाने के लिए और आपकी ऑफ़र के लिए भी मिस्टर रॉय। विशेष भी सर हिला के मुस्कुरा के, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं, कॉल करना अगर ज़रूरत पड़े तो। जी बिल्कुल, बोलकर रूह गाड़ी से दूर हुई और विशेष उसे हाथों से वेव करके अधिराज के बिल्डिंग को देखकर निकल लिया। तो वहाँ पर खड़े गार्ड्स उसे जाते हुए देखकर फिर रूह को अजीब तरह से देखने लगे। रूह दौड़ती हुई अंदर आई और रिसेप्शन पर अपना कार्ड दिखाई। आपको 50वें फ्लोर पर जाना है मिस ठाकुर। थैंक यू बोलकर रूह लिफ्ट में आई और 50वें फ्लोर का बटन प्रेस करी और अपनी आंखें मीच दी, क्योंकि लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ रही थी। तो अपने केबिन में बैठा अधिराज अब गुस्से से लाल हुए जा रहा था, क्योंकि रूह वक्त हो जाने के बाद भी नहीं आई थी अभी तक।
अधिराज ने घड़ी में देखा, वक्त हो रहा था 9:10 और अधिराज अपने हाथ में पकड़ी पेन को टेबल पर फेंकता हुआ खड़ा होकर गुस्से से, इतनी ज्यादा मनमानी अधिराज को पसंद नहीं मिस ठाकुर। तभी वंश आया और बोला, सर, मिस ठाकुर आ चुकी हैं। ये सुनते ही अधिराज, उसे बोलो कि इंतज़ार करे। जी सर। और एक बात बतानी थी। क्या? वो लड़की मिस ठाकुर? जी, वो मिस ठाकुर के साथ विशेष रॉय था। और ये सुनते ही अधिराज की आंखें लाल हो गई। वो नाक फुला के वंश को बोला, वो क्या करने आया था? वंश सर खुजला के, मैं अभी पता करता हूँ बोल के बाहर की ओर जाने लगा तो अधिराज बोल उठा, वेट, मैं खुद आ रहा हूँ। इतना बोलकर वो खुद अपनी बीपीआई लिफ्ट की ओर बढ़ा और ऑफिस से निकलते हुए उसने उसकी फ्लोर पर एक जगह खड़ी हुई रूह को देखा, जो आज वाइट और लाल कलर के अनारकली सूट में तैयार होकर, बालों को आधा खोलकर, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक और गुलाबी बिंदी लगा के सब और टुकुर टुकुर देख रही थी उसे। एक अधिराज एक पल ठहर गया और खुद से बोल उठा, खूबसूरत तो बहुत हो, लेकिन गुस्सा भी बहुत दिलाती हो मुझे। अब तुम भी इंतज़ार करो ताकि समझ आए तुम्हें भी क्या होता है किसी को इंतज़ार करवाना। इतना बोल कर वो वंश की ओर मुड़कर, तुम जाओ और मिस ठाकुर को कहो कि मेरा इंतज़ार करे, मैं आता हूँ कुछ देरी में। उतना बोलकर वो लंबे कदमों से लिफ्ट की ओर बढ़ गया। वंश रूह की ओर आया और उसके पास आकर रुका। रूह उसे देख के खड़ी हो गई। मिस रूह? रूह सर हिला के हाँ कह दी। आप बैठिए, सर अभी आ रहे हैं। ओके बोलकर रूह बैठ गई। उधर और सामने की ओर काम कर रहे एम्प्लॉयज को देखने लगी और चुप से शांत से अपने काम में मगन थे। वहीं अधिराज लिफ्ट से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आया और आकर वहां खड़ी गार्ड से बोला, अगले 10 मिनट में मुझे फुटेज लाकर दो। आधे घंटे पहले की। गार्ड सर हिला के तुरंत दौड़े अंदर की ओर तो अधिराज हाथों को बालों में फिराता हुआ, मेरी ज़मीन पर आने का तुझे कोई हक नहीं विशेष राय। तुझे लगता है तू अधिराज को हरा देगा, लेकिन अफसोस, तेरी चाल तुझ पर ही भारी पड़ने वाली है। इतना बोलता हुआ वो सामने की ओर देखने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने कॉल लगाया रुद्रांश को। क्या हुआ उधर रुद्र? सब ठीक है? मित्तल को ऊपर पहुंचा दिया हूँ और हमारे माल को थोड़ा डैमेज हुआ है, बाकी सब ठीक है। ओके, गुड। उसकी फैमिली को वीडियो भेज दो उसके सुसाइड का। ओके ब्रो बोल के रुद्र ने कॉल कट कर दी तो वो गार्ड सर झुका के आए और टेबलेट अधिराज की ओर किया। अधिराज वीडियो की 3-4 बार रिवर्स करके देखा। हालांकि वीडियो की क्वालिटी खराब थी, लेकिन अधिराज इतना तो जान गया कि रूह विशेष राय को पहली बार मिल रही थी। टेबलेट को वापस गार्ड को देता हुआ अधिराज बोला, आगे से ये इंसान मेरे बिल्डिंग के नीचे नहीं दिखना चाहिए, अंडरस्टैंड? जी सर। अधिराज वहां से वापस ऊपर की ओर आया तो उधर रूह पिछले 1 घंटे से बैठे बैठे बोर हो गई थी। अधिराज ने जानबूझकर उसे वेट करवाया ताकि रूह को अपनी गलती का एहसास हो। इधर रूह इरिटेट होती हुई, लगता है वो लड़का सही बोल रहा था, ये मिस्टर सिंघानिया सच में वो कह रहा था उसी तरह के हैं। हे भगवान, बचा लो मुझे। बोलती हुई थोड़े गुस्से से और थोड़े डर से इधर उधर टहलने लगी। अधिराज अभी भी उसे बुलाया नहीं था। अब रूह को गुस्सा आने लगा। किस तरह के बॉस हैं ये? वैसे तो हमें जॉब ऑफर दिया और अब इंतजार करवा रहे हैं। अगर इस तरह
मेरी इंसल्ट करनी थी तो बुलाया ही क्यों? मन में बुदबुदाती हुई वो गुस्से से सब और देखने लगी। इसमें आधा घंटा और निकल गया। अब रूह का गुस्सा ज्यादा बढ़ गया था। गुस्से से वो पैर पटकती हुई, हद हो गई, अब तो मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रुकना इधर। मेरी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं आपको मिस्टर सिंघानिया। नहीं चाहिए मुझे मेरा प्राइज या आपका जॉब ऑफर। बोलती हुई वो अपना बैग लेके बाहर की ओर जाने के लिए मुड़ी तो 2 कदम चल के रुक गई, क्योंकि उसके सामने था अधिराज सिंघानिया। हाथों को जेब में डालता हुआ वो शान से अपने डेंजर ऑरा में रूह की ओर बढ़ रहा था। उसे देख रूह अपनी जगह जम सी गई। हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं इधर? ये तो वैसे भी डरावने हैं। अगर ये यहाँ के बॉस होंगे तो? रूह बेटा, तू तो गई। खुद से सोचते हुए वो अपने डर को कटकती हुई जम सी गई अपनी जगह। और अधिराज उसके पास आकर रुका और अपनी शार्प नज़रों से रूह को देख के बोला, तो मिस रूह, आ गई आप? कल तो मुझे लगा आपको नहीं चाहिए था अपना प्राइज। ये सुनकर रूह डर को दबाती हुई, नहीं वो कल मैं रूह ठाकुर। जी सर, चलिए मेरे साथ। रूह उसकी शांत आवाज़ को सुन सिर्फ इतना बोल पाई, ओके सर। असिराज फ्लोर के सभी एम्प्लॉयज को देखता हुआ अपनी केबिन की ओर बढ़ा। रूह उनके पीछे पीछे उसके ऑफिस में आया और आकर उसने अपनी नज़र सब ओर फिराई। वो आलीशान ऑफिस थी जिसकी थीम वाइट कलर की थी। छत पर कांच के बड़े बड़े झूमर चारों दिशा में लटके हुए थे, तो दूसरी ओर अलग अलग तरह के फ्लावर्स के पौधे थे। वहीं एक कोने में पूरी कांच की अलमारी थी जो फाइल्स और बुक से भरी पड़ी थी। और इन सब के बीच में कांच के टेबल्स के पास लगी बड़ी कुर्सी पर अधिराज रूह को देखता हुआ बैठा और मुस्कुरा के रूह को इस तरह से ऑफिस को देखते हुए देख बोला, सिट डाउन मिस ठाकुर। उसकी आवाज़ से रूह छिप गई और टेबल की ओर आकर कुर्सी पर बैठ गई। और अधिराज ने रूह की ओर एक फाइल पढ़ाई, जिसे हाथ में लेके रूह अधिराज की ओर देखी और अधिराज बोला, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।